बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 7, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैबल को रीड किया था, जिसमें हमने ये मॉरल लेसन सीखा कि इंसान जो अमल करता है उसका नतीजा उसे ज़रूर मिलता है। अगर हम दूसरों के साथ नरमी, मोहब्बत और खुलूस का बर्ताव करेंगे तो यही मोहब्बत और इज़्ज़त किसी न किसी सूरत में हमें वापस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी के साथ जुल्म, धोखा या बदसलूकी करेंगे तो इसका मनफी असर भी एक दिन हमारे सामने ज़रूर आएगा। मुख्तसरन ये कि ज़िंदगी एक आईना है, हम जो दिखाएंगे हमें वही वापस नज़र आएगा। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द गिवन वर्ड्स के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, आइए इनको रीड करते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको इसी फैबल से दिए गए हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फर्स्ट है क्रोकिंग, मीनिंग अ साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, के टर्टर की आवाज़ यानी मेंढक की आवाज़। और मेंढक की आवाज़ कैसे होती है, वो टर टर करते हैं। नेक्स्ट, इंटेंट, मीनिंग द पर्पस टू डू समथिंग, यानी इरादा, किसी काम के करने का मकसद। नेक्स्ट, ड्रैग, मीनिंग टू पुल समबडी, यानी किसी चीज को घसीटना या खींचना। नेक्स्ट, फ्राइटेंड, मीनिंग अफ्रेड, यानी डरा हुआ या खौफजदा। लास्ट, पाउंस्ड, मीनिंग स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली सो एज टू कैच समथिंग, कि अचानक झपटना या झपटा मारना किसी चीज को पकड़ने के लिए। अचानक झपटना। तो यहां पर हमने दिए हुए वर्ड्स को रीड किया विद देयर मीनिंग्स। क्रोकिंग यानी मेंढक की आवाज, इंटेंट इरादा, किसी काम के करने का मकसद, ड्रैग घसीटना, फ्राइटेंड खौफजदा या डरा हुआ, पाउंस्ड अचानक झपटना। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गाइड स्टूडेंट्स थ्रू राइटिंग अ समरी इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी तलबा की रहनुमाई करें कि वो खुलासा दुरुस्त तरतीब में लिखें। सीक्वेंशियल ऑर्डर हमारे पास क्या है कि आपने समरी को उसी ऑर्डर से लिखना है जिसमें आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है। यानी फैबल जिस तरह हमारे पास स्टार्ट हुई, जैसे उसके करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, आपने बिल्कुल उसी तरीके से समरी को लिखना है। इसकी मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर आप अपनी रूटीन लिखते हैं तो आपने सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, फिर आफ्टरनून की तरफ आना है और फिर इवनिंग की तरफ आना है। ये जो है तो सीक्वेंस है, इसको आपने ख़राब नहीं करना। आस्क देम टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स, ये इनकी बात की जा रही है जो हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और तलबा से कहें कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी को याद करें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 72 की तरफ। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स, यानी मुरक्कब अल्फाज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आप ग्रेड 4 और ग्रेड 3 में भी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं रीड मी पोर्शन में कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जब दो अल्फाज को इकट्ठे किया जाता है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया लफ्ज बनाने के लिए, विद अ न्यू मीनिंग, नए मानी के साथ। अब यहाँ पर एक वर्ड इन्होंने स्किप किया है,
formed when two meaningful, दोबारा से अब इसको रीड करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू मीनिंगफुल वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विद अ न्यू मीनिंग। देखिए, कंपाउंड वर्ड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जब हम टू मीनिंगफुल वर्ड्स को इकट्ठे करते हैं और उससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो टू वर्ड्स हम इकट्ठे कर रहे हैं वो भी मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो आइए अब दी हुई एक्टिविटी को रीड करते हैं। रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी गई है, फिर नीचे इससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी गई है। तो आइए कंपाउंड वर्ड्स को रीड करते हैं। वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 और फिर इन दोनों को कंबाइन किया गया है और उससे एक कंपाउंड वर्ड बनाया गया है। फर्स्ट वर्ड है बर्थ यानी पैदाइश। डे दिन। अब आपने देखा कि ये जो टू वर्ड्स हैं हमारे पास ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, यानी अगर हम इनको सेपरेटली रीड करते हैं तो भी इनका अपना एक मीनिंग मौजूद है, और जब हम इनको इकट्ठे करते हैं तो इससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है जो कि है बर्थडे यानी पैदाइश का दिन। नेक्स्ट आफ्टर यानी बाद में। नून दोपहर। आफ्टरनून दोपहर के बाद का वक्त। नेक्स्ट बैक यानी पीठ या पीछे। बोन कहते हैं हड्डी को, और जब हम इन दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनता है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट चेयर यानी कुर्सी। मैन यानी आदमी, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे बनेगा चेयरमैन यानी सदर, या चेयरमैन भी कहते हैं उर्दू में इसको। नेक्स्ट है एयर यानी हवा। पोर्ट बंदरगाह, और जब इन दोनों वर्ड्स को हम मिलाएंगे तो इससे बनेगा एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। लास्ट है मिल्क यानी दूध। शेक यानी हिलाना या मिलाना, और इन दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इससे बनेगा मिल्क शेक। ये दूध का जूस होता है, आपने पिया होगा, मैंगो मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, मिक्स फ्रूट मिल्क शेक। तो यहाँ पर आपने देखा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी गई थी कि किस तरह हम टू मीनिंगफुल वर्ड्स को कंबाइन करके उससे जब एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, तो आइए एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। नीचे आपको वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनको कंबाइन करना है और इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ऑल्सो यूज एनी 3 ऑफ देम इन योर सेंटेंसेस, और फिर इनमें से किसी 3 से हमने सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ड बैंक में मौजूद वर्ड्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहले है टेबल यानी मेज, बेड यानी बिस्तर, सन यानी सूरज, एयर यानी हवा, टूथ दांत, मून चांद, फायर आग, पोर्ट बंदरगाह, रूम कमरा, शाइन चमक, लाइट रोशनी, फ्लाई उड़ना, ब्रश ब्रश, स्पून चम्मच। यहाँ पर मीनिंग्स लिखने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो जाए कि ये जो वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं ये सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। यानी कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो टू वर्ड्स आप कंबाइन कर रहे हैं वो मीनिंगफुल हों। तो आइए अब इनको कंबाइन करते हैं। देखें, टेबल को हम मिलाएंगे स्पून के साथ। टेबल स्पून कहते हैं बड़े वाले चम्मच को जिससे हम चावल खाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास टीस्पून होती है जो कि छोटी चाय में चीनी मिलाने के लिए होती है, और टेबल स्पून जो है ये चावलों वाले चम्मच को कहते हैं। नेक्स्ट बेड, बेड को हम मिलाएंगे रूम के साथ। बेडरूम, बेडरूम ऐसे कमरे को कहते हैं जिसमें बेड पड़ा हुआ हो यानी बिस्तर रखा गया हो।
नेक्स्ट है सन, तो सन को हम मिलाएंगे शाइन के साथ। सनशाइन यानी सूरज की चमक। एयर, एयर वाला हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यहाँ पर, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा। टूथ को हम मिलाएंगे ब्रश के साथ, टूथब्रश। फायर को हम मिलाएंगे फ्लाई के साथ यानी जुगनू। और लास्ट है पोर्ट हो चुका है, रूम हो चुका है, शाइन हो चुका है, लाइट रह गया है हमारे पास, तो लाइट को हम मिलाएंगे मून के साथ, मून लाइट यानी रात में जो चांद की रोशनी होती है उसको मून लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स को हमने कंबाइन किया और उनसे हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने इनमें से 3 कंपाउंड वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेंटेंसेस बना देती हूँ। जो फर्स्ट 3 हमने लिखे हैं उन्हीं से हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास टेबल स्पून, एड 1 tablespoon of oil to the pan, कि पतीली में तेल का 1 खाने का चम्मच डालें। नेक्स्ट है हमारे पास बेडरूम, शी इज स्लीपिंग इन हर बेडरूम, कि वो अपने बेडरूम में सोई हुई है। सनशाइन, वी sat in the sunshine to keep ourselves warm, कि खुद को गर्म रखने के लिए हम सूरज की रोशनी में बैठे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 3 कंपाउंड वर्ड्स से सेंटेंसेस भी बनाए हैं। आप मुझे मज़ीद कंपाउंड वर्ड्स के बारे में बताइए कि आपको मज़ीद किन कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पता है। आप ग्रेड 4 की बुक भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इसको रीड किया है, और ग्रेड 3 की बुक भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, होमोनेम्स। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोनेम्स, यानी हम आवाज़ और हम शक्ल अल्फाज। अगर हम जाएं लास्ट यूनिट नंबर 6 की तरफ, तो यहाँ पर हमने होमोफोन्स को रीड किया था। होमोनेम्स की डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर वापस होमोफोन्स की तरफ आएंगे। रीड मी पोर्शन में होमोनेम्स की डेफिनेशन को रीड करते हैं। होमोनेम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम। होमोनेम्स हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ एक जैसे होती है, एंड हैव द सेम स्पेलिंग, और जिनकी स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, यानी उनको जब हम लिखते हैं उनकी इमला भी एक जैसी होती है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। अब ये डेफिनेशन रीड करके अगर आपको होमोफोन्स के बारे में याद आया हो तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ दैट होमोफोन्स आर वर्ड्स that sound the same but have different spellings and meanings। देखिए होमोफोन्स हमारे पास फिर ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ तो सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग्स भी हमारे पास सेम है, आप देख सकते हैं, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, यानी उनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं राइट, स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन इनको हम एक जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। मीट, ब्रेक, एट, वीक, स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं ये डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप स्पेलिंग्स को देखें तो स्पेलिंग्स भी हमारे पास सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं। अब फिर हमें कैसे मालूम होगा कि हम इस सिंक की बात कर रहे हैं या इस सिंक की बात कर रहे हैं? तो ये हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे हम इन एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
होमोफोन्स और होमोनेम्स जो हैं ये इंटरलिंक टॉपिक हैं, इनको आपने हमेशा इकट्ठे रीड करना है और उनके डिफरेंस को आपने नोट करना है। रीड द गिवन होमोनेम्स एंड देयर यूज, के दिए हुए होमोनेम्स को पढ़िए और उनके इस्तेमाल पर गौर करें। फर्स्ट पेयर है हमारे पास सिंक एंड सिंक। देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक, के किचन के सिंक में कुछ प्लेटें रखी गई हैं। एक सिंक जो है ये कहते हैं बर्तन धोने की जगह को। सबके घरों में सिंक मौजूद होंगे, आपने देखे होंगे। और नेक्स्ट सिंक है हमारे पास द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी, कि जहाज समंदर की तह में डूब गया, यानी डूब जाना। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देखा कि यहाँ पर किचन की बात की गई है तो हम किचन वाले सिंक का जिक्र करेंगे, जबकि यहाँ पर समंदर की बात की गई है तो हम डूबने का जिक्र करेंगे। नेक्स्ट है टाई टाई। प्लीज टाई अ नॉट इन दिस रोप, कि बराहे करम इस रस्सी में गिरा लगाएं। टाई गिरा लगाना या बांधना। टाई, ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट, कि उसे शर्ट के साथ टाई पहनना पसंद है। एक टाई वो है जो गले में पहनी जाती है, आप स्कूल पहनते होंगे। तो टाई बांधना, और दूसरी टाई जो है वो यूनिफॉर्म के साथ जो टाई होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पार्क। दे यूजुअली पार्क देयर कार्स आउटसाइड देयर हाउस, कि वो आमतौर पर अपनी गाड़ियां घर के बाहर पार्क करते हैं। ये पार्क जो है इसका मीनिंग है गाड़ी खड़ी करना। और जो दूसरा पार्क है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, के बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यानी खेलने की जगह। नेक्स्ट बैंक। अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक, कि अली ने दरिया के किनारे के करीब एक घर खरीदा। ये बैंक है दरिया का किनारा। और नेक्स्ट है सारा ओपनड एन अकाउंट इन अ बैंक, कि सारा ने बैंक में एक अकाउंट खोला। ये वाला जो बैंक है ये मालियाती इदारा यानी बैंक। उर्दू में भी इसको बैंक ही कहा जाता है। लास्ट है मैच। कुड यू प्लीज लाइट अ मैच स्टिक, क्या आप मेहरबानी करके माचिस की तीली जला सकते हैं। ये जो मैच है, मैच स्टिक, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड भी है, क्योंकि टू मीनिंगफुल वर्ड्स को कंबाइन किया गया है। मैच स्टिक कहते हैं माचिस की तीली को, यानी यहाँ पर जो माचिस की तीली के लिए मैच स्टिक यूज किया जाता है इसको हम एज अ कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं। दे वॉन द क्रिकेट मैच, कि उन्होंने क्रिकेट का मैच जीत लिया। अब यहाँ पर जो मैच है ये खेल का मुकाबला है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए होमोनेम्स को रीड किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और आपको होमोनेम्स और होमोफोन्स का डिफरेंस भी मालूम हो चुका होगा। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर मोर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, कि बच्चों से कहें कि मजीद कंपाउंड वर्ड्स के एग्जाम्पल्स को शेयर करें। ये एक्टिविटी मैंने आपको दी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ मजीद कंपाउंड वर्ड्स लिखवा भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, 2 वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। सनफ्लावर कहते हैं सूरजमुखी के फूल को। फुटबॉल यानी फुटबॉल। टूथब्रश, टूथब्रश आई थिंक हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं। इसके अलावा रेनकोट। हमने बेडरूम रीड किया है, तो आप वॉशरूम, बाथरूम ये भी इसमें आ सकते हैं। क्लासरूम आ सकता है इसमें। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से आप लिंक कर सकते हैं ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को। इसी तरह नोटबुक। मजीद एग्जाम्पल्स आप भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आस्क देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनेम्स, और बच्चों से कहें कि आपके साथ होमोनेम्स की मजीद एग्जाम्पल्स भी शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको मजीद कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैट, एक बैट कहते हैं खेलने वाले बैट को, बल्ले को, और एक है चमगादड़। दूसरा है वॉच, एक वॉच कहते हैं देखने को, और दूसरी वॉच है हमारे पास रिस्ट वॉच जो होती है घड़ी, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट लाइट, एक लाइट है रोशनी,
जबकि दूसरी लाइट है हल्का, यानी वेट वजन की बात की जा रही है। इसके अलावा राइट, तो एक राइट है सही और दूसरा राइट है दाएं तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपको मजीद होमोनेम्स की कुछ एग्जाम्पल्स बताई हैं। इसके साथ ही हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 73 की तरफ। यहाँ पर आपको होमोनेम्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन होमोनेम्स। अब यहाँ पर आपको होमोनेम्स दिए गए हैं, हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है कि कौन सा होमोनेम करेक्ट है और फिर उसको हमने इनसर्कल करना है। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप, यानी फॉल। एक ड्रॉप जो है वो है गिरना, ड्रॉप अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, कतरे को कहते हैं। फ्रॉम द ट्रीज, कि सेब जो है वो दरख्त से क्या होना शुरू हो गए हैं, ड्रॉप यानी गिरना। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसमें ये वाला ड्रॉप यानी कतरे वाला ड्रॉप इसमें नहीं आता, उसका मीनिंग फिर गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम इस ड्रॉप को मार्क करेंगे और इस ड्रॉप को हम सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट आता है। द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप फ्रॉम द ट्रीज, कि सेब दरख्तों से गिरना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट, he held the bird gently in his dash palm, a straight tree with long leaves at the top। ये एक किस्म का दरख्त है जो कि बहुत लंबा होता है और ऊपर टॉप पर इसमें बड़े बड़े पत्ते मौजूद होते हैं। दूसरा पाम है द इनर सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर्स, यानी वो अंदरूनी सतह जो कलाई और उंगलियों के दरमियान मौजूद होती है, यानी इस पार्ट को पाम कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में हथेली भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा होमोनेम करेक्ट है हमारे पास, दैट ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज पाम, कि उसने परिंदे को नरमी से अपनी हथेली में पकड़ा। अब इसमें हमारे पास ये वाला पाम करेक्ट है, हथेली वाला, क्योंकि ये वाला जो पाम है ये एक दरख्त की बात की जा रही है, तो फिर हमारा सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। Next, the key was hanging from a dash by the door. Nail, the thin hard layer covering the outer tip of the finger or toes, कि वो सख्त सतह जो उंगलियों के आउटर टिप पर मौजूद होती है, यानी बात की जा रही है नाखून की। और नेक्स्ट नेल है हमारे पास a small pointed piece of metal with a flat head, कील की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, दैट द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल बाय द डोर, कि चाबी दरवाजे के पास एक कील से लटक रही थी, यानी एक ठोके हुए कील में चाबी को हैंग किया गया था। तो यहाँ पर हम इस वाले नेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस दिए गए थे, जिनमें हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करेक्ट होमोनेम को इनसर्कल किया। ये हमारे पास थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन इजी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे और होमोनेम और होमोफोन के डिफरेंस को आप ठीक तरीके से समझ लें तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है आपके लिए। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमोनेम्स से रिलेटेड ही है, इसको रीड करते हैं। Question number 6. Use the given homonames in your own sentences in your notebook. आपने दिए हुए होमोनेम से सेंटेंसेस बनाने हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो होमोनेम्स हैं हमारे पास राइट, ये वाला जो राइट है ये है सही और ये वाला राइट है दाएं। फेयर एंड फेयर, ये वाला जो फेयर है ये है मेला और ये वाला जो फेयर है ये है इंसाफ। ग्लासेस एंड ग्लासेस, चश्मे, और ये वाला ग्लासेस है पानी पीने वाला ग्लास। लास्ट है वेल और वेल, ये वाला वेल है कुआं और ये वाला वेल है अच्छी तरह। आइए अब इनसे सेंटेंसेस लिखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास राइट, टर्न राइट एट द कॉर्नर, के कोने से दाएं मुड़ जाएं।
और नेक्स्ट राइट है सही होना, दैट यू आर राइट अबाउट द आंसर, कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त यानी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास फेयर। आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है, साउंड सेम है, लेकिन मीनिंग इनका डिफरेंट है। We visited a fair in the village, कि हम गांव में मेले में गए थे। और नेक्स्ट फेयर है हमारे पास द टीचर इज फेयर टू ऑल स्टूडेंट्स, कि उस्ताद तमाम तलबा के साथ इंसाफ से पेश आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लासेस। माई ग्रैंडफादर वियर्स ग्लासेस, कि मेरे दादा जान चश्मे पहनते हैं। और नेक्स्ट ग्लासेस है हमारे पास दैट शी प्लेस्ड 2 glasses of water on the table, कि उसने मेज पर पानी के 2 गिलास रखे। लास्ट होमोनेम है हमारे पास वेल। There is a well in the village, कि गांव में एक कुआं मौजूद है। और नेक्स्ट वेल है हमारे पास she sings very well, कि वो बहुत अच्छी तरह गाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दिए हुए होमोनेम से सेंटेंसेस बनाए। फर्स्ट राइट है हमारे पास दाएं और दूसरा राइट है हमारे पास सही। फेयर मेला, ये वाला फेयर है इंसाफ करना। नेक्स्ट ग्लासेस, ये है चश्मे और ये है पानी पीने वाले ग्लास। वेल कुआं, और जो लास्ट वेल है वो है अच्छी तरह। तो यहाँ पर हमने दिए हुए होमोनेम से सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पर हमारा होमोनेम्स का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आपने होमोनेम और होमोफोन्स का टॉपिक हमेशा इकट्ठे रीड करना है, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हों और इनके डिफरेंस के बारे में भी आपको मालूम हो। तो यहाँ पर हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। लर्निंग टू स्पेल यानी स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं। हमने इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है ताकि ये वर्ड्स कंप्लीट हो सके। ये जो वर्ड्स आपको दिए जाते हैं ये आपको इसी टेक्स्ट में से दिए जाते हैं, यानी जो टेक्स्ट आप रीड करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी होती है, उनकी रिविजन भी हो जाती है कि वो इन वर्ड्स को इस टेक्स्ट में से ढूंढे, उसको तलाश करें। और जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से इस टेक्स्ट को रीड किया होगा उनको ऑलरेडी ये वर्ड्स मालूम होंगे और वो इजीली इन मिसिंग लेटर्स को फिल कर सकेंगे। तो आइए इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास WONDE-FUL, WONDERFUL, वंडरफुल यानी हैरत अंगेज। WONDERFUL, वंडरफुल हैरत अंगेज। नेक्स्ट THEAD, THREAD, थ्रेड यानी धागा। नेक्स्ट SRFAE, SURFACE, सरफेस यानी सतह। नेक्स्ट DOWNED, DROWNED, ड्रोन्ड यानी डूबना। लास्ट SUPR, SUPPER, सपर यानी रात का खाना। तो यहाँ पर हमने दिए हुए मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट किया, जिनसे हमारे पास वर्ड्स आए हैं वंडरफुल हैरत अंगेज, थ्रेड धागा, सरफेस सतह, ड्रोन्ड डूबना, सपर रात का खाना।
तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये टॉपिक असल में हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का है। यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउंस को फिलहाल कट कर देते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउंस का टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 में ग्रामर के पोर्शन में डिटेल से रीड करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में रीड करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ड है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की एक टाइप है हमारे पास। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। Reflexive pronouns are personal pronouns that end with self or selves। कि reflexive pronouns जो हैं ये हमारे पास एक टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एंड होते हैं वर्ड सेल्फ और सेल्फ से। यानी जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की पहचान करते हैं तो उसमें सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड एंड में ज़रूर आएगा। They are used when a subject and the object of a sentence are the same। अब ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो उनके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अब ये मैं आपको इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगी। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस में। रीड द गिवन सेंटेंसेस, की दिए हुए सेंटेंसेस को रीड कीजिए एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ इस बुक में। ये यहाँ पर अगर आप इसको पर्सनल प्रोनाउंस के अंडर रीड करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। फिलहाल आप सिर्फ इसको एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रीड कीजिए। अब यहाँ पर आप देखें जो एग्जाम्पल्स हमें दी गई हैं, द फ्रॉग। अब यहाँ पर तो ये नाउन यूज़ किया गया है फ्रॉग और ये हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द फ्रॉग हर्ट, जो मेंढक है उसने जख्मी किया। किसको जख्मी किया? खुद को जख्मी किया। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम है। वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। इसलिए इस इट सेल्फ को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये वापस इस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। और आप देख सकते हैं इसके एंड में सेल्फ का वर्ड भी यूज़ किया गया है। अली इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अली ने मुतारिफ करवाया। किसको इंट्रोड्यूस करवाया? हिमसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। टू हिज न्यू नेबर, अपने नए पड़ोसी के साथ। तो हिमसेल्फ जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ का वर्ड आप देख सकते हैं यूज हुआ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह किन की मदद करता है? वो जो अपनी मदद खुद करते हैं। themselves, आप देख सकते हैं सेल्फ्स का वर्ड यूज किया गया है। सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ, सना ने ड्रेस खरीदा। किसके लिए? फॉर हर सेल्फ, खुद के लिए खरीदा। यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट योर सेल्फ, कि आपको खुद अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी चाहिए। वी आर इंजॉइंग अवर सेल्व्स, हम लुत्फअंदोज हो रहे हैं। आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ, कि मैंने खुद अपना लंच तैयार किया, यानी दोपहर का खाना खुद तैयार किया। तो यहाँ पर दिए हुए सेंटेंसेस में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को रीड किया। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास नाउन है, यानी कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर अली यानी ये भी नाउन है, कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं किया गया। अब अगर यहाँ पर ही होता तो हम कहते कि ये हमारे पास एक प्रोनाउन है और फिर हिमसेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गॉड ये हमारे पास नाउन है, हमारे पास प्रॉपर नाउन है। सना भी हमारे पास नाउन है। अब यू वी आई ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि इनके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड लगाया जाता है और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन डिटेल बाय शेयरिंग मोर एग्जांपल्स। देखिए ये टॉपिक हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का है। जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 में रीड करेंगे।
जो प्रोनाउंस का टॉपिक है वो हम यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर के पोर्शन में हमने प्रोनाउंस को रीड किया और हमने प्रोनाउंस के बारे में रीड किया, हाउ टू यूज इट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इन पोजेसिव केस। अब यूनिट नंबर 7 में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को रीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8 में हम पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस को रीड करेंगे। आप अगर इनके ग्रामर के पोर्शंस को देखें तो ये एक ख़ास सीक्वेंस से चल रहे हैं, आगे पीछे करके आपको टॉपिक्स नहीं दिए गए, बल्कि एक सीक्वेंस है, आपने इसी सीक्वेंस से इन टॉपिक्स को सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 74 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से रिलेटेड, दैट यूज द पर्सनल प्रोनाउंस, use the reflexive pronouns on the previous page in your own sentences and write them in your notebook। यहाँ पर आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ाए गए हैं उनसे आपने मज़ीद सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक में। मैं आपको यहीं पर सेंटेंसेस बना देती हूँ। तो सेंटेंसेस लिखते हैं, I finished my homework myself, कि मैंने अपना होमवर्क खुद मुकम्मल किया। I in myself, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट और ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। She cleaned the room herself, कि उसने कमरा खुद साफ किया। He repaired the bicycle himself, कि उसने साइकिल खुद ठीक की। We completed the project ourselves, कि हमने प्रोजेक्ट खुद मुकम्मल किया। They built the house themselves, कि उन्होंने घर खुद बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये जो है ourselves, themselves, himself, herself, myself, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। वापस चलते हैं पेज नंबर 74 की तरफ। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का टॉपिक एंड होता है। अब ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक को रीड करते हैं। ग्रामर के पोर्शन में सेकंड टॉपिक है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ बी एंड डू। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमले को, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए और जिसमें इंटेरोगेटिव मार्क लगाया जाए एंड में, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें बी एंड डू और इनकी फॉर्म्स लगाई जाएं, आज हम उनके बारे में रीड करेंगे। तो रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं। बी हैज़ 4 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, कि प्रेजेंट टेंस में यानी मौजूदा ज़माने में बी की 4 हालतें हैं, इज़, एम, आर, बी, ये आपने याद रखनी है। बी हैज़ 2 फॉर्म्स इन द पास्ट। अब पास्ट टेंस में यानी गुजरे हुए ज़माने में बी की 2 हालतें हैं, वॉज एंड वर। आपने टेंसेस रीड किए हैं ग्रेड 4 में, हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में रीड किया था। प्रेजेंट टेंस में उन एक्शंस का जिक्र किया जाता है जो कि मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं, जबकि पास्ट टेंस में उन एक्शंस की बात की जा रही होती है जो कि माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में हो चुके होते हैं। डू हैज़ 2 फॉर्म्स इन प्रेजेंट। अब डू की प्रेजेंट टेंस में 2 हालतें हैं, डू एंड डज। डू हैज़ 1 फॉर्म इन पास्ट, और पास्ट टेंस यानी गुजरे हुए ज़माने में इसकी सिर्फ एक हालत है, वो है डिड। वी पुट दीज वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाते हैं तो इस डिड, डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, इनको हम स्टार्ट में ले आते हैं। आइए अब इन एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं। रीड द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू। कि दिए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड कीजिए और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू इनके इस्तेमाल पर गौर कीजिए। अब यहाँ पर बी के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड करते हैं।
इज द हॉक ईटिंग अ फ्रॉग, कि क्या बाज मेंढक को खा रहा है। अब आप देख सकते हैं जो इज है ये बी की एक फॉर्म है और इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। एंड में आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव मार्क लगाया गया है। आर द बॉयज प्लेइंग, कि क्या लड़के खेल रहे हैं। एम आई रीडिंग अ स्टोरी बुक, कि क्या मैं कहानी की किताब पढ़ रही हूँ। वॉज अनम कुकिंग पास्ता, कि क्या अनम पास्ता बना रही थी। अब ये पास्ट टेंस है। वर अ फ्रॉग एंड अ माउस स्विमिंग इन द पॉन्ड, कि क्या एक मेंढक और चूहा तालाब में तैर रहे थे। ये भी हमारे पास पास्ट टेंस है। देखिए इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं। आर का इस्तेमाल हम प्लूरल यानी जमा के साथ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयज यानी प्लूरल फॉर्म है। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। वॉस का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं। वर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। अ माउस, अ फ्रॉग प्लूरल हो गए हैं तो वर का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं डू की तरफ। डस अली राइड अ बाईसाइकिल, कि क्या अली साइकिल चलाता है। डस का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ करते हैं। डू वी गेट अप अर्ली, कि क्या हम जल्दी उठते हैं। डू का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। डिड दे लर्न अ लेसन, कि क्या उन्होंने सबक सीखा। अब डिड का इस्तेमाल हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ करते हैं लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज होता है, जबकि डू और डस ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहे हैं। देखिए इस टॉपिक में आपके पास कई सारे टॉपिक्स हैं। एक आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखना है। दूसरा आपने बी एंड डू की फॉर्म सीखनी है। थर्ड आपने प्रेजेंट और पास्ट टेंस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दी हुई एग्जाम्पल्स को रीड किया। अब नीचे आपके पास इससे रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में बी एंड डू की डिफरेंट फॉर्म्स की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखना है। मैं आपको यहीं पर कुछ सेंटेंसेस लिखवा देती हूँ। सबसे पहले बी की डिफरेंट फॉर्म्स की सेंटेंसेस लिखते हैं। इज शी प्लेइंग इन द पार्क। एंड में इंटेरोगेटिव मार्क जरूर होना चाहिए क्योंकि ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि क्या वो पार्क में खेल रही है। नेक्स्ट, आर द चिल्ड्रन स्टडीइंग, कि क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। वॉज ही वॉचिंग टीवी, कि क्या वो टीवी देख रहा है। ये हमने बी की डिफरेंट फॉर्म्स के सेंटेंसेस लिखे हैं। अब लिखते हैं डू और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के सेंटेंसेस। डू यू लाइक आइसक्रीम, कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है। डज शी रीड बुक्स, कि क्या वो किताबें पढ़ती है। डिड दे विजिट द म्यूजियम, कि क्या उन्होंने म्यूजियम का दौरा किया था। अब ये हमारे पास पास्ट टेंस हैं और ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। इस टॉपिक में जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने कई सारे टॉपिक्स को टच किया है। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में रीड किया, हमने बी और डू की डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट और पास्ट टेंस में रीड की। इसके अलावा हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत रीड किया। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। री राइट द गिवन सेंटेंसेस, के दिए हुए सेंटेंसेस को दोबारा से लिखिए बाय एडिंग करेक्ट पंचुएशन इन योर नोटबुक, सही पंचुएशंस को ऐड करते हुए। पंचुएशन मार्क्स कहते हैं रमूजो औकाफ को। अब इस टॉपिक को अगर आप रीड करेंगे तो इसमें कैपिटलाइजेशन को भी हमने अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन का भी टॉपिक है और पंचुएशन मार्क्स का भी। रीड मी पोर्शन में आपको कुछ पंचुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया है, तो आइए इनको रीड करते हैं। अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं इकरारी जुमले को, यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कि हम किसी सवाल के आखिर में करते हैं। बल्कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को रीड किया है, इन सब के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। जब किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर किया जाता है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अ हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, और हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाने के लिए। अब आइए दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सारा इज 22 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सारा का एस हम कैपिटल कर देंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। सारा इज 22। अब आप देख सकते हैं ये कंपाउंड नंबर है, तो कंपाउंड नंबर को हम ज्वाइन करते हैं थ्रू हाइफन। ईयर्स ओल्ड और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सारा इज 22 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट, ओह। अब ये सेंटेंस की फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है तो ओ को हम कैपिटल कर देंगे और ओह के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सडन फीलिंग्स को शो किया गया है। अब जब यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है तो डब्ल्यू को हम कैपिटल कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, और एंड में फिर से हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, द फ्रॉग डिसीव्ड द पुअर माउस, फुल स्टॉप। डू, यू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं डू यानी डू हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाया गया है, तो यहाँ पर हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्या आपको इस कहानी का अखलाकी सबक मालूम है, सवाल पूछा जा रहा है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आई को कैपिटल कर देंगे और एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सेंटेंसेस में पंचुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई किया। इसके साथ ही हमारा ग्रामर का पोर्शन एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। लर्निंग टू राइट के पोर्शन में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। राइट अ फैबल अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स, कि अपने फेवरेट एनिमल्स के मुतल्लिक आपने एक फैबल लिखनी है। फैबल के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिनमें करेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और इनमें हमारे पास एक मॉरल लेसन मौजूद होता है। ऑल्सो नोट द एलिमेंट्स ऑफ द फैबल, आपने उस फैबल के एलिमेंट्स यानी अनासिर को नोट करना है। लर्नड प्रीवियसली फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन, उस स्टोरी के, उस फैबल के जो कि आपने रीडिंग सेक्शन में रीड की है पीछे इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने एक फैबल लिखनी है अपनी फेवरेट एनिमल्स पर और आपने रीडिंग सेक्शन में जो फैबल रीड की है उनके एलिमेंट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए इस यूनिट में हम काफ़ी सारी फैबल्स रीड कर चुके हैं। ये जो यूनिट है हमारे पास What goes around comes around, ये हमारे पास खुद भी एक फैबल थी। सबसे पहले तो हमने इस फैबल के एलिमेंट्स को रीड किया था। आप देख सकते हैं ये हमारी इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो थी। फिर उसके बाद सेकंड वीडियो में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में हमने सबसे पहले फैबल के एलिमेंट्स को रीड किया। फिर यहाँ पर हमने एक दूसरी स्टोरी रीड की, द हेयर एंड द टोर्टॉइस, और फिर हमने ये स्टोरी What goes around comes around, इसकी समरी को भी रीड किया। और यहाँ पर एंड में फिर हमने एक और फैबल को रीड किया था, द लॉयन एंड द माउस, और उसके एलिमेंट्स को भी हमने एनालाइज किया था। तो आई थिंक इस यूनिट में आपने 3 फैबल्स रीड कर ली हैं और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी आपकी फैबल से रिलेटेड है, उसमें हम एक 4th फैबल रीड करेंगे। तो आई थिंक इस यूनिट में ये आपके लिए काफ़ी है। तो आप इस स्टोरी को जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ फिर से स्टोरी को देखें और इसके एलिमेंट्स को आप रीड करें, और इस स्टोरी के जो एलिमेंट्स मैं आपको करवा चुकी हूँ उसको भी आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। तो ये आपके लिए इस यूनिट में इनफ है। यानी इस एक्टिविटी को हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं किया बल्कि हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ रीड कर चुके हैं, आपके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा, इसलिए इतना काफ़ी है।
क्योंकि अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो रीड कर रहे हैं उसमें हम एक दूसरी फैबल रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू राइट का पोर्शन एंड होता है। अब रीड करते हैं क्रिएटिव राइटिंग के पोर्शन को। राइट अ फैबल विद द मॉरल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब यहाँ पर आपसे एक फैबल लिखने को कहा गया है जिसमें मॉरल यानी अखलाकी सबक क्या हो। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कि दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि ये एक फैबल है, यानी इस स्टोरी के जो करेक्टर्स होंगे वो हमारे पास एनिमल्स होंगे। तो आइए इस फैबल को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 7, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है हमारे पास और स्टोरी हम रीड कर रहे हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वन डे अ डियर, कि एक दिन एक हिरन, एंड अ रैबिट और एक खरगोश। ये हमारे पास करेक्टर्स हैं जो कि एनिमल्स हैं क्योंकि हम एक फैबल को रीड कर रहे हैं। वर वॉकिंग इन अ फॉरेस्ट, कि एक दिन एक हिरन और एक खरगोश जंगल में चल रहे थे। सडनली, अचानक से, अ हंटर, एक शिकारी, केम देयर, वो वहां पर आया, विद अ नेट, एक जाल के साथ, कि अचानक से एक शिकारी जाल लेकर वहां आ गया। द रैबिट गॉट ट्रैप्ड इन द नेट, जो खरगोश है वो उस जाल में फंस गया। एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्लाने लगा। द डियर क्विकली रैन टू हेल्प हिज फ्रेंड, कि जो हिरन है वो जल्दी से भागा, क्विकली, जल्दी से, ताकि अपनी दोस्त की मदद कर सके। ही यूज्ड हिज शार्प हॉर्न्स, उसने अपने तेज सींग का इस्तेमाल किया। डियर जो हिरन है उसके सींग काफी तेज होते हैं, तो उसने अपने तेज सींग का इस्तेमाल किया टू कट द नेट, कि वो उस जाल को काट सके। एंड सेट द रैबिट फ्री, और खरगोश को आजाद कर दिया। द रैबिट थैंक द डियर, जो खरगोश है उसने हिरन का शुक्रिया अदा किया। फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए। मॉरल हमारे पास क्या आया, दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए। फैबल को दोबारा से रीड करते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। One day a deer and a rabbit were walking in a forest. Suddenly a hunter came there with a net. The rabbit got trapped in the net and started crying for help. The deer quickly ran to help his friend. He used his sharp horns to cut the net and set the rabbit free. The rabbit thanked the deer for saving his life. Moral: a friend in need is a friend indeed. तो यहाँ पर हमारी क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 7, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड होता है। हमने इस यूनिट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैबल को रीड किया और इसके अलावा हमने डिफरेंट फैबल्स के बारे में रीड किया। इसमें हमने जो मॉरल लेसन सीखा वो ये सीखा कि ये ज़िंदगी एक आईना है, हम जो दिखाएंगे वही हमें वापस नज़र आएगा, यानी हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी में जो मॉरल लेसन सीखा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8 डू व्हाट्स राइट को रीड करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।